इतनी फ्रस्ट्रेशन में उसने खुद को रोक नहीं पाई और उस मुल्क के शासक का नाम कोस दिया। उधर सहद नासिर की रिपोर्ट सुन रहा था, जाहिद के कामों पर, जो ये तक नहीं जानता था कि वो पहले ही उसकी प्लानिंग पकड़ चुके हैं। उनका बादशाह ये सोचकर चुप रहा कि उसे देखने में दिलचस्पी है कि वो आदमी अपनी अकड़ कितनी दूर तक ले जाता है। बात खत्म होने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने नासिर को उकसाया कि औरत वाले मसले को हरम में उठाए। लग रहा था ये मुल्क के लिए इश्यू बनने वाला है, क्योंकि उनके बादशाह ने जल्दीबाजी में फैसला ले लिया था। जैसे ही वो अपनी बात कह रहा था, उसने अराकुआन की खतरनाक नज़र देखी और तुरंत माफ़ी मांगी कि उसने उसके फैसले के खिलाफ बोला। तभी दूसरा शख्स आगे आया और हिम्मत से उस औरत की बात की, क्योंकि बहुत लोग इस फैसले से नाराज़ होने वाले थे, खासकर ग्रैंड वज़ीर। बहुत से अमीर ख़ानदान चाहते थे कि उनकी बेटियां हरम भेजी जाएं। ये सुनकर सहद ने हुक्म दिया कि उसकी औरत को उसके पास लाया जाए। जब वो विदेशी औरत खाना खा रही थी, नूर आई और बताया कि उनके बादशाह ने उसे बुलाया है। उसने अभी खाना पूरा भी नहीं किया था, मगर दासी ने समझाया कि बेहतर है वो तुरंत चली जाए, वरना कुछ गड़बड़ हो सकती है। वो मन ही मन उसकी अचानक बुलावे पर शिकायत करती हुई उसके साथ चल पड़ी। उसे गुस्सा था कि जब वो खाना खाकर खुद को आराम दे रही थी, तभी उसे कुत्ते जैसा बुला लिया गया। कुछ मिनटों में वो वहां पहुंच गए। औरत को छोड़कर नूर चली गई और वो अकेली रह गई सहद के साथ। उसका मन कर रहा था कि दासी से विनती करे कि वो उसे अकेला छोड़कर न जाए, क्योंकि उसे डर था कि पिछली रात जैसा कुछ फिर से हो सकता है। अकेले रह जाने के बाद वो उसकी आंखों में देखने में शर्म महसूस करने लगी, क्योंकि उसे याद था कि उसने कैसे उसे किस किया था। सहद ने देखा कि वो फिर नजरें चुरा रही है, तो उसने पूछा कि कितनी देर तक वो उसकी नज़र से बचती रहेगी। उसने ये भी पूछा कि उसकी पहली रात हरम में कैसी बीती। उसका मजाक उड़ाते हुए पूछना उसे और गुस्सा दिला गया। गुस्से में बकबक करने की जगह उसने तय किया कि खेल में उसका साथ दे। उसने इनकार किया कि वो नज़रें बचा रही है और कहा कि वो तो बस तैयार हो रही थी उसे उसका गेम देने के लिए। उसने दावा किया कि उसे शानदार रात मिली उसकी वजह से। ये सुनकर सहद ने कहा कि अगर उसने हरम में मज़ा लिया है तो उसे सारी ज़िंदगी वहीं रहना चाहिए, लेकिन औरत ने इज्जत से ये बात ठुकरा दी। बादशाह अपने तख्त से उठा और नीचे जाकर औरत के पास आया। उसने कहा कि पिछली रात वो बेकाबू बिल्ली जैसी थी और अब उसके सामने एकदम दबकर बैठी है। ये बदला हुआ बर्ताव देखकर उसे शक हुआ कि शायद वो कुछ प्लान कर रही है। सहद ने उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ बहुत मुलायम लगा, जिससे उसे यकीन हो गया कि नासिर का शक सही था। उसका बर्ताव काफी अटपटा था, मगर उसमें वो एहसास था कि वो उत्तरी महाद्वीप के किसी अमीर खानदान से है। सहद ने फिर अपनी औरत से पूछा कि उसका मकसद क्रोएशिया जाने का क्या था, मगर औरत के पास वही जवाब था, वो वहां घूमने आई थी। उसका वही बहाना सुनकर सहद और चिढ़ गया। उसे लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही है। सहद ने चेतावनी दी कि अगर उसने फिर वही जवाब दिया तो वो सारी जिंदगी के लिए उसका मुंह बंद कर देगा। उसकी नज़रें देखकर औरत डर के मारे कांप गई। उन आंखों से उसे ऐसा लगा जैसे वो बिल्कुल नग्न हो और सहद उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर रहा हो। ये एहसास उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। फिर भी उसका दिल कह रहा था कि उसे इस आदमी से दूर हो जाना चाहिए। काफी देर बाद उसने और बात की। उसने कहा कि क्रोएशिया स्वादिष्ट खजूर के लिए मशहूर है और वो उसका एक कारण था वहां आने का। इसके अलावा वो रेगिस्तानी जमीन पर बने घरों को देखना चाहती थी। उसके पास और भी बहुत से कारण थे, मगर अचानक वो सब भूल गई। जब वो याद करने की कोशिश कर रही थी, सहद ने नतीजा निकाला कि उसके सारे कारण बकवास हैं, क्योंकि मौत का रेगिस्तान पार करना ऐसे बहानों के लिए मुमकिन नहीं। वो उत्तरी औरत इस बात से अनजान थी कि लोग उस जगह को ऐसे बुलाते हैं। उसी बीच एक आवाज़ आई, जिसने शाही सचिव नासिर के आने का ऐलान किया। नीले बालों वाला आदमी आया और औरत ने उसे पहचान लिया। वो वही शख्स था जिसने पहले उसे बचाया था। उसे देखकर औरत को सुकून मिला कि उसका मददगार आ गया है।
नासिर ने राजा को औरत के साथ देखा तो डर गया कि उसने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए उसने पूछा कि क्या उसे जाना चाहिए। बादशाह ने उसे रुकने दिया और औरत से मिलवाया कि वो उसका सचिव है। जब सहद औरत का नाम बताने वाला था, उसे एहसास हुआ कि अभी तक उसने उसका नाम जाना ही नहीं। काफी देर बाद जाकर उसने औपचारिक तौर पर नाम पूछा। औरत नाराज तो थी, मगर फिर भी उसने अपना नाम बता दिया, आईना। नासिर ने शालीनता से उसका स्वागत किया और मान लिया कि वो उसे उसके लिबास में पहचान नहीं पाया। साथ ही उसकी खूबसूरती की तारीफ की। अपनी हालत के बावजूद आसिना अपनी खूबसूरती पर पूरा कॉन्फिडेंट रही। अचानक राकुआन ने अपने सचिव को हुक्म दिया कि उस औरत को ले जाओ। इस पर नासिर और आसिना हॉल से निकल गए। बाहर जाते समय सचिव ने राजा की तरफ सिर हिलाया, जैसे उसे अपना काम समझ में आ गया हो। इससे पहले ही सहद और नासिर की प्लानिंग थी कि उस औरत की पहचान का राज खोला जाए। राजा को लगता था कि आसिना उससे डरती है और सीधे पूछने पर जवाब नहीं देगी, मगर उसके बर्ताव से साफ था कि वो बहुत बोलने वाली है। इसीलिए राजा ने नासिर को जिम्मेदारी दी कि वो सब पता लगाए। आसिना और नासिर लाइब्रेरी गए, जहां वो आराम से बात कर सकते थे। समाज के नियमों की वजह से औरत ने चेहरा ढक लिया, क्योंकि वो किसी और मर्द के साथ थी। टेबल पर आमने सामने बैठकर नासिर ने पूछा कि वो कहाँ से आई है। आसिना ने जवाब दिया, वो सिग्रान से है, जो क्रॉमवेल की दक्षिण पूर्वी सीमा पर एक बहुत छोटा राज्य है। नासिर उस जगह को नहीं जानता था, मगर क्योंकि वो बहुत छोटा था, बस कुछ ही लोग उसके बारे में जानते थे। वैसे भी आसिना झूठ पूरी तरह नहीं बोल रही थी, क्योंकि क्रॉमवेल छोड़ने के बाद वो वहीं रुकी थी। उसके बाद उसने उससे उस जगह के बारे में सवाल पूछे जहां वो पकड़ी गई थी। उसने पूछा कि उसे मौत का रेगिस्तान क्यों कहा जाता है। नासिर समझ गया कि वो जर्दा की बात कर रही है। उसने समझाया कि उस रेगिस्तान में बारिश होने पर भी पानी जमीन में नहीं समाता। इसी वजह से वहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। लगातार हवाओं की वजह से उसका नक्शा बदलता रहता है, जिससे मुसाफिर वहाँ भटक जाते हैं। सख्त मौसम की वजह से कोई भी इंसान अगर खो जाए तो कुछ ही दिनों में मर सकता है। जर्दा में पहले ही बहुत लोग मर चुके हैं, इसलिए उसे मौत का रेगिस्तान कहा जाता है। इसके अलावा लोग ये भी मानते हैं कि वो जगह अभिशप्त और प्रेतात्माओं से भरी हुई है। बातचीत के दौरान नासिर तय नहीं कर पा रहा था कि वो सच बोल रही है या नहीं, इसलिए उसने उसे परखने की सोची। उसने पूछा कि क्या उसे पता है कि सियारा और पियान इस वक्त दुश्मन है। आसिना ने जवाब दिया कि उसे इसका कोई इल्म नहीं। उसे बस इतना पता था कि सियारा पियान की बुनियाद रखने वालों के खिलाफ बने लोगों ने बनाया था, मगर उसे दोनों के झगड़े के बारे में कुछ नहीं पता था। नासिर ने समझाया कि हाल ही में उनका काता से भी टकराव हुआ था। उसकी बातों से आसिना को आखिरकार समझ आया कि वहां उसे अपराधी जैसा क्यों ट्रीट किया गया। इतने लोगों में से उसी ने पियान के राजा से उनके दुश्मन की जगह पूछ ली थी। जेल से उसका भाग जाना भी उसे और शकी बना रहा था। फिर भी वो शुक्रगुजार थी कि उन्होंने बस उसे जेल में डाला। नासिर ने उससे फिर पूछा कि जब सारे उत्तरी लोग क्रोएशिया जाते हैं, तो वो उस रास्ते से क्यों गई? क्या उसके गाइड्स ने उसे रेगिस्तान के चारों तरफ से जाने की सलाह नहीं दी? आसिना ने कबूल किया कि उसे सलाह मिली थी, मगर उसने मानने से इनकार कर दिया। तब सचिव को समझ आया कि सारे खतरे जानते हुए भी उसने वही रास्ता चुना। भले ही वो अभी तक साफ नहीं कर पाया कि इस बार वो सच बोल रही है या झूठ, मगर उसे भरोसा था कि ये पता चल जाएगा कि उसने वो रास्ता क्यों चुना। औरत ने साफ किया कि उत्तरी महाद्वीप में हरे भरे मैदान और मौसम के हिसाब से रंग बदलते पहाड़ तो हैं, लेकिन रेत का समंदर जैसा रेगिस्तान नहीं है। यही वजह थी कि वो रेगिस्तान देखना चाहती थी। उनकी जमीन से तुलना करने पर नासिर ने कहा कि उसने कभी ऐसे जगह देखने की ख्वाहिश नहीं की, क्योंकि वो पियान में पैदा हुआ और रेगिस्तान में ही पला बढ़ा। उसने आसिना से पूछा कि रेगिस्तान देखकर उसे कैसा लगा। आसिना के मुताबिक रेगिस्तान उसकी उम्मीद से भी ज्यादा दिलचस्प था। उसने उस जगह की खूबसूरती को पसंद किया और उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ा
कि धूप में पिघलना पड़ रहा है। उसे हैरानी हुई कि लोग इतनी खूबसूरत जगह को मौत का रेगिस्तान कहते हैं। उनके मुल्क में वो अकेली थी जो उसे खूबसूरत कह रही थी। उसकी कहानी सुनकर नासिर को यकीन हो गया कि वो सच बोल रही है, और उसकी आंखों में देखकर भी ये साफ नजर आ रहा था। बातचीत खत्म होने से पहले नासिर ने उसे वो सामान दिखाया जो उसे लगा कि उसी का है। उसने माना कि उनका सामान चेक किया गया था और कहा कि जो चीज़ें शकी नहीं लगती उन्हें वापस कर दिया जाएगा, मगर जो आइटम जांच के लिए ज़रूरी हो उन्हें रखना पड़ेगा। आसिना के लिए ये कोई मसला नहीं था, क्योंकि जिस लेज़र को लेकर उसे यकीन था कि वो रखेंगे, वो जादू से सुरक्षित था। औरत के कमरे से निकलने के बाद नासिर ने करीम नाम के आदमी को बुलाया। उसने उसे फिलहाल हरम की निगरानी का काम दिया, मगर करीम इसे मानने से हिचक रहा था, क्योंकि वो राकवान का टेमर था। रेगिस्तान के योद्धा ऐसे ट्रेन किए जाते थे कि सख्त हालात में भी जिंदा रह सकें। उनमें से कुछ सिर्फ अपने भगवान की सेवा में जीते थे, किसी कबीले से उनके रिश्ते चाहे जैसे हों। ऐसे योद्धाओं को टेमर कहा जाता था। उनमें करीम सबसे ताकतवर था। करीम ने नासिर पर इल्ज़ाम लगाया कि वो उस विदेशी औरत में दिलचस्पी रखता है, तभी उसे हरम की रखवाली करने को कह रहा है। सचिव ने साफ किया कि उस औरत के पीछे कई शक हैं। सबसे बड़ा शक ये था कि कोई औरत अकेले सफ़र क्यों कर रही है। जब ये साफ हो गया कि वो विदेशी औरत शक के घेरे में है, तो करीम ने सुझाया कि उसकी जान ही ले ली जाए। मगर नासिर को पूरा भरोसा था कि उनके मालिक ने औरत को हरम में रखने का कोई कारण सोचा है। आखिर में ये नासिर का ही नहीं, बल्कि उनके मालिक का भी हुक्म था कि औरत की रखवाली की जाए। करीम इसके खिलाफ था, लेकिन उसके पास सहद का आदेश मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उधर हरम में आसिना नासिर और उनकी बातचीत के बारे में सोच रही थी। वो अच्छा इंसान लगा, मगर उसे शक था कि क्या वो यकीन करता है कि वो बस एक मुसाफिर है। उसके अब तक के बर्ताव को देखकर अगर कोई उसे जासूस समझ ले तो गलत नहीं होगा। क्रॉमवेल और काता दोनों पियान के बड़े दुश्मन थे और आपस में भी गठबंधन रखते थे। जैसे ही उसने मान लिया कि वो क्रोएशिया जा रही है, उसे समझ आया कि उसकी पहचान उजागर होने पर उसका परिवार और उसका मुल्क भी खतरे में पड़ सकते हैं। उसका पिता हमेशा उसकी यात्राओं को सपोर्ट करता था, और माँ भले सख्त थी, मगर वो जानती थी कि माँ उससे मोहब्बत करती है। वो अपने माता-पिता को और मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। बाद में नूर ने कमरे में आने की इजाज़त मांगी। उसने बताया कि एक टेमर उसकी रखवाली के लिए आ चुका है। वो उसे अंदर बुलाने ही वाली थी कि अचानक वो ज़बरदस्ती कमरे में घुस आया। टेमर कुछ बोला नहीं, मगर उसकी नज़रें ऐसे थीं जैसे उसे हरम में होने का इल्ज़ाम दे रहा हो। उसे साफ महसूस हुआ कि वो उसे देखकर खुश नहीं है। वैसे भी ये उसके लिए नया नहीं था। वो पहले से जानती थी कि कई जगह अजनबियों से अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, लेकिन उसे पता था कि ऐसी सिचुएशन में उसे शिष्ट रहना होगा। इसलिए उसने तामेर को नम्रता से ग्रीट किया और माफ़ी मांगी कि उसने अपना चेहरा नहीं ढका था उससे पहले कि वो अंदर आया, क्योंकि वो अभी तक उनकी एटिकेट की आदी नहीं थी। औरत को देखते हुए उसे उम्मीद थी कि शायद उसके शरीर पर जेल से भागने के बाद चोटें होंगी, और उसका शरीर इतना कमज़ोर लग रहा था कि वो भाग नहीं सकती। इसके अलावा ये भी सवाल था कि वो उत्तरी महाद्वीप से इतनी दूर उनके देश तक कैसे पहुंच गई। उसे एहसास हुआ कि उसने इतनी कम उम्र की औरत पर घूरकर बड़ी गलती की, इसीलिए उसने तुरंत माफ़ी मांगी। फिर उसने अपना नाम करीम बताया और आसिना ने भी वैसा ही किया। उसने रिक्वेस्ट की कि उसे उसके असली नाम से पुकारा जाए ना, कियारा से। तामीर की ड्यूटी के हिसाब से वो हरम के बाहर पहरा देगा, जहाँ से वो जब चाहे उसे बुला सकती थी। इस वजह से अब उसके ऊपर नूर और करीम दोनों नज़र रखेंगे। इस बार उसे समझ आया कि यहाँ से भागना और मुश्किल होगा। ज़्यादा सोचते सोचते वो थक गई, इसलिए उसने टहलने और इमारतों का लेआउट देखने का फैसला किया। जाते समय अचानक साहद ने पूछ लिया कि वो कहाँ जा रही है। वो वही इंसान था जिसे वो सबसे कम देखना चाहती थी। फिर भी वो उससे दोबारा टकरा गया। उसने उसे कहा
कि उसे इस तरह घूरना बंद करे, क्योंकि अब उसे खुद भी समझ आ गया था कि वो उसे शक की नज़र से देख रहा है। साहत को हैरानी हुई कि उस औरत ने ये बात अभी-अभी महसूस की थी। आसिना ने उससे उसके वहाँ होने की वजह पूछी, लेकिन उसने हंसकर कहा कि क्या उसे हरम में आने के लिए वजह चाहिए। विदेशी औरत ने साफ किया कि उसका मतलब वो नहीं था। वो उसकी असली वजह जानना चाहती थी, क्योंकि अगर ये जांच के बारे में था, तो नासिर ने सब कुछ पहले ही बता दिया होगा। लेकिन साहद ने जवाब दिया कि वो उसे देखने आया है, जिससे वो चौंक गई और अलग-अलग बातें सोचने लगी। उसकी प्रतिक्रिया उसे मज़ेदार लगी और उसे लगा कि इस औरत के साथ रहने पर कभी बोरियत नहीं होती। इस औरत में कुछ अलग था। आम तौर पर जब लोग उसे देखते थे, तो उनकी आंखों में सिर्फ दो भाव होते थे, श्रद्धा और डर। लेकिन इस औरत की आंखों में उसने इनमें से कुछ भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे सिर्फ उसी रूप में देख रही हो, जैसा वो असल में था। इस बात पर हैरान होकर कि वो उससे बिना डरे देख रही है, उसने खुद को उसकी भूरे लंबे बालों को चूमते हुए पाया। बाद में उसने पूछा कि क्या वो हरम में आराम महसूस कर रही है। उसके बर्ताव और बातों से आसिना ने पूछा कि वो उस पर कब तक मंडराता रहेगा, और उसने तुरंत नज़रें हटा लीं। ये सवाल सुनकर और उसका यूं नज़रें फेर लेना उसे सोचने पर मजबूर कर गया कि शायद वो उसे किसी वजह से असहज कर रही है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मर्द था। उसे उनकी पहली रात याद आई जब उन्होंने किस किया था। वो उसके लिए सिर्फ एक टेस्ट था, लेकिन उसे पता चला कि वो शायद मर्दों के मामले में अनुभवहीन है। इससे औरत उसे और दिलचस्प लगी। आसीना ने कहा कि अगर उसे पता होता कि वो अर्क कुआन है, तो वो कभी उससे रास्ता पूछने की हिम्मत न करती। लेकिन साहत के लिए कैसे वो अकेले मौत के रेगिस्तान से गुजरी और उनके दुश्मन देश का रास्ता पूछ बैठी, ये सब पहले ही उसे शक करने के लिए काफ़ी था। लेकिन उसके मन में एक और सवाल था। वो जानना चाहता था कि उसने यूहनाम से कैसे भाग निकला। आसीना समझ गई कि वो उस जेल की बात कर रहा है, जहां उसे सबसे पहले भेजा गया था।